हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा है। एन.के.एस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज जो क्लास लेने जा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, चूँकि औरंगजेब से टॉपिक चल रहा था। इसका पार्ट फर्स्ट हो चुका था, आज सेकंड है और आज पूरा औरंगजेब समाप्त करेंगे और इसके बाद जितने मुगल वंश के पतन के बाद शासक आए हैं उनके विषय में भी बताएंगे। और देखना, यहाँ से कई प्रश्न आएंगे, क्योंकि मुगल वंश का पतन जो है यहाँ से अक्सर क्वेश्चन या तो मैच कराने में पूछे जाएंगे या कभी कभी जिन शासकों की समय में घटना घटती है उनके विषय में आज हम विधिवत चर्चा कर दे रहे हैं। आप लोग इसको जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न आने वाले हैं। तो औरंगजेब का हमारा टॉपिक चल रहा है, कौन सा चल रहा है? औरंगजेब। तो औरंगजेब को आज हम लोग देख लें जरा इसको अच्छे से। औरंगजेब है ना। तो औरंगजेब के विषय में मैंने बताया था कि 1658 से 1707 तक, ठीक है। कहा जाए कि औरंगजेब जब शासक बना तो उसके पहले इसने अपने कई भाइयों को युद्ध में पराजित किया और मार दिया। यहां तक कि अपने पिता को बंदी भी बनाया। और कहा जाए, ये जब छोटा था उस समय तारा सिको बड़ा था, उससे छोटा ये था। और ये पहले से तय था, शाहजहां ने कर दिया था कि मेरे बाद मेरा बेटा दारा सिको ही शासन सत्ता संभालेगा। लेकिन जो औरंगजेब था ये जो है काफी चालाक तेज था और कहा जाए कि युद्ध में महारत हासिल थी। कई युद्ध उसने जीते अपने पिता के शासनकाल में। और वो जो था बुद्धिजीवी व्यक्ति था, शांत प्रिय व्यक्ति था, योग व्यक्ति था। और कहा जाए कि पूरे मुगल काल में अगर कभी भी पूछा जाए सबसे योग व्यक्ति कौन था तो दारा शिकोह था। अब देखो यहां पर कितने युद्ध होते हैं। एक सूत्र याद रखना, बीटीएस, कोई तुम्हारा मित्र है बीटीएस जिसने किया उसका नाम केटी था, ठीक। यानी कि इसने बहादुरगढ़ का युद्ध लड़ा। इसके बाद धर्मट का युद्ध लड़ा। इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध लड़ा। इसके बाद खजुआ का और इसके बाद देवरई का। तो मित्रों याद रखना कि ये युद्ध लड़े गए, ठीक। और याद रखना कि जो ये युद्ध लड़े गए इसका एक तो क्रम पूछा जाएगा, एक तो क्रम पूछा जाता है। दूसरा इसका क्या पूछा जाएगा? स्थान पूछा जाएगा कि कौन स्थान पर यह युद्ध हुआ। अगर बहादुरगढ़ की बात करेंगे हम तो ये बनारस में है। कहाँ है? तो बनारस में है। धर्मट की बात अगर हम करेंगे तो ये कहाँ है? ये आगरा में है ना। सामूगढ़ की बात करेंगे, ये कहाँ है? तो उज्जैन में है मित्रों। खजुआ की बात करेंगे तो ये इलाहाबाद में है, अब तो प्रयागराज हो गया। और देवराई की बात करेंगे तो ये अजमेर में है। तो मित्रों ये चीज याद रखना कि ये युद्ध लड़े थे औरंगजेब ने। तो एक सूत्र याद रखना कि बीटीएस बीटीएस यानी कि डेंटल वाले होते हैं। और किसने ये पास किया? तो केडी, एक कोई मित्र है केडी सिंह, उसने बीटीएस पास कर लिया। अब ये सब युद्ध आ जाएंगे। देखो एक चीज जान लेना कि जो ये युद्ध हुए हैं वास्तव में इन युद्धों में औरंगजेब रहा है, उसके और सेनापति भी रहे हैं। लेकिन सबसे जो भयानक युद्ध हुआ था
देवरई का युद्ध हुआ था। इसमें दारा सिको को मारकर, और कहा जाए इसको बाद में एक गधे में बांधकर घसीटा गया और इसके बदन पर कुछ ही कपड़े बचे थे। और ऐसी मृत्यु मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखी। ये कौन कहता है? तो बदायूनी ने कहा था। किसने कहा था? बदायूनी। कि एक शहजादे की इस तरीके से मौत। और इसने, औरंगजेब ने क्या किया कि अपने पिता को भी 8 साल यानी कैद कर दिया था। 8 साल कैद रहे, यानी कि युद्ध के पहले अपने पिता को पहले उसने बंदी बना दिया था। ठीक है, तो बंदी बना दिया। दूसरी चीज औरंगजेब के विषय में जान लो कि बहुत कट्टर शासक था, और लेकिन इसके बाद भी इसने 80 करों को समाप्त किया था। गद्दी पर बैठते ही 80 करों को समाप्त किया था। और कहा जाए इसने जैसे झरोका दर्शन, तुलादान आदि प्रथाओं को इसने समाप्त कर दिया था पूर्णता। ठीक है। दूसरी चीज, औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो उस समय वास्तव में काफी चुनौतीपूर्ण संघर्ष भी करना पड़ा इसे, क्योंकि उस समय ऐसे महान पुरुषों का शासन भी था। कहा जाए कि एक तो मराठा भी थे, मराठों से भी किया। दूसरी चीज जाटों से किया, और किससे किया था? सिक्कों से। और इसके बाद बीजापुर, गोलकुंडा, इनसे भी संघर्ष किया। कहा जाए गोलकुंडा और बीजापुर दोनों को विजित करके अपने राज्य में मिला लिया था औरंगजेब ने। मराठों से जब संघर्ष हो रहा था तो ये कहा जाता है जिस तरीके से अकबर ने मानसिंह को भेजा था, इसके विरुद्ध, महाराणा प्रताप के विरुद्ध, और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसमें नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह, और उसमें सफलता मिली मानसिंह को। तो कहा जाता है कि शासनकाल किसका था? तो अकबर का। लेकिन युद्ध वास्तव में किसने जीता था? तो ये याद रखना कि मानसिंह ने। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच, तो अकबर भी होगा, मानसिंह भी होगा, जयसिंह भी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि मानसिंह ने लड़ा था। शासनकाल जरूर था। फिर इसके बाद अगला जो अभियान औरंगजेब के समय जब हुआ, तो कहा जाए कि मराठों को परास्त करने के लिए पहले तो शाइस्ता खां को भेजता है। शाइस्ता खां रिश्ते में मामा लगता था, लेकिन परास्त कर दिया जाता है। और कहा जाए शाइस्ता खां को परास्त कर देता है। इसके बाद जब वो वापस आता है, पहले तो उसने बहुत बड़े बड़े बोल बोले कि कल का छोकरा और हम बंदी बना के आपके पास लाके भेंट स्वरूप पेश करेंगे, मुझे अवसर दीजिए। जब वहां गए तो खुद परास्त होकर चले आए। तो मित्रों, माफ इस वजह से औरंगजेब ने कर दिया क्योंकि रिश्ते में मामा था। इसके बाद उसको बंगाल का गवर्नर सूबेदार बना के भेज देता है। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, अब एक चीज और याद रखना कि औरंगजेब ने वही किया कि अब इसने सोचा किसको भेजा जाए, तो जयसिंह को भेजा था। जब जयसिंह गए तो जयसिंह और शिवाजी के बीच युद्ध होता है। ये चीज याद रखना कि जयसिंह और शिवाजी के बीच युद्ध होता है। जयसिंह जो थे ये कछवाए वंश के थे, और शिवाजी जो है ये सिसोदिया वंश के हैं। ये सिसोदिया वंश के थे। ठीक। और सिसोदिया वंश के कौन थे? महाराणा प्रताप भी थे। महाराणा प्रताप, ये याद रखना, महाराणा प्रताप भी सिसोदिया वंश के थे, उन्हीं के वंशज में ये भी है। तो ये जब युद्ध होता है
तो कहा जाए ये भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इसमें विजय कौन हुआ था? जय सिंह। जय सिंह विजय होते हैं। तब फिर 1665 में एक संधि होती है, वो संधि है पुरंदर की। पुरंदर की संधि हो गई और युद्ध समाप्त हो जाता है। और जय सिंह ने शिवाजी को अपने यानी कि बादशाह के दरबार में बुलाया। कहा जाए कि भाई वहां आइए, आपका सम्मान होगा और मनसब भी दिया जाएगा। ठीक। लेकिन ये आम जनता की लाइन में इनको भी खड़ा कर दिया गया था और यही मित्रों हुआ कि बाद में उन्होंने जब विरोध किया तो बंदी बनाए गए। और खुद औरंगजेब ये जान रहे थे कि वास्तव में ऐसे महान राजा को छोड़ना भी गलती है, हो सकता है कि बगावत ना कर दें, लेकिन शिवाजी ने ऐसा नहीं किया था। शिवाजी ने पुनः प्रस्ताव रखा और इसके बाद राजा की उपाधि भी दी। और कहा जाए कि एक चीज याद रखना, कई बार पूछा गया कि सर्वाधिक साहित्य का लेखन कार्य किसके समय हुआ है? तो औरंगजेब के समय हुआ था। देखो यहां से 2-3 क्वेश्चन याद रखना कि औरंगजेब के समय क्या क्या हुआ, ये ध्यान देना कि औरंगजेब के समय सर्वाधिक तो साहित्य का लेखन हुआ था, है ना? साहित्य, सर्वाधिक साहित्य का लेखन किसके समय हुआ? औरंगजेब के समय हुआ। दूसरी चीज, इसने चित्रकारी पर रोक लगाई, लेकिन चित्रकारी इसके समय हुई। और ये चित्रकारी कैसी थी? युद्ध करते हुए। युद्ध करते हुए। सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो 21 प्रांत। मुगल काल में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, तो इसी का था। इसी चीज याद रखना कि औरंगजेब ने एक कार्य और किया कि वसीयत लिख के मरा। वसीयत, वसीयत लिख के मरा। और इसका एक बेटा जो है दक्षिण भारत भाग जाता है, अपने पिता से विद्रोह किया था, उसका नाम अकबर था। क्या नाम था? अकबर। अकबर वो वाला ना लगा देना, अकबर एक और थे, इनका बेटा भी था। तो उसी का पीछा करते हुए जब ये दक्षिण भारत पहुंचता है तो ये कहा जाता कि 3 मार्च 1707 में इसकी वहीं पर दक्षिण भारत में मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब को कहां दफनाया गया? तो दौलताबाद में। दौलताबाद में इसको दफनाया गया। इसके 3 बेटे थे। 3 बेटे कौन कौन था? मुअज्जम, आजम और कामबख्श। 3 बेटे थे। ठीक है। तो ये 3 बेटों को याद रखना, ये अक्सर पूछा जाता है, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। अब इन 3 बेटों का जरा हम पूरा क्रम बता दें, कैसे क्या शासन किया है। पहले पूरी वंशावली जान लीजिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो औरंगजेब के बाद कौन कौन बैठा? जैसे ये औरंगजेब है, औरंगजेब के बाद कौन बैठा? तो बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम बैठा। फिर इसके बाद कौन बैठा? बहादुर जहांदार। जहांदार शाह। फिर जहांदार शाह के बाद कौन बैठा? तो फारूक सियर। फारूक सियर। और फारूक सियर के बाद कौन बैठा था? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद कौन बैठा? अहमद शाह। अहमद शाह के बाद कौन बैठा? तो आलमगीर। आलमगीर द्वितीय। फिर शाह आलम। शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय। और इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय। इतने शासक, यानी कि ये मुगल वंश के पतन के बाद, औरंगजेब के बाद ये मुगल वंश का पतन, यानी कि मुगल वंश के पतन के बाद इतने शासक बैठे।
अब इनका जरा शासनकाल भी देख लीजिए, और ये 100% यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन पीसेस में आएंगे, ये आप लोग नोट कर लेना। बहादुर शाह बैठा 1707 से 12 बैठा था। जहांदार शाह 1712 से 13 बैठा। फारूक सियर 1713 से 19 बैठा। मोहम्मद शाह 1719 से 48 बैठा। और अहमद शाह 1748 से 54 बैठा। और इसके बाद 1754, देखो एक चीज और याद रखना कि जो आलमगीर था, ठीक है, आलमगीर 1754 से 59 तक बैठा, ठीक। और शाह आलम 1759 से 1806 तक बैठा, ठीक है। और इसके बाद अकबर 1806 से 36 तक बैठा, 36 तक। और बहादुर शाह द्वितीय 1836 से 58 यानी कि 57 याद रखना, ठीक। तो अब मित्रों इनके विषय में जरा हम चर्चा कर दें, और ये यहाँ से 100% क्वेश्चन आना तय ही है, और एक नहीं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। देखो बहादुर शाह बैठा, ये शाह बेखबर उपाधि थी इसकी, कि शाह बेखबर, शाह बेखबर, शाह बेखबर के नाम से बैठा। और कहा जाता है कि बहादुर शाह ने जाजो के युद्ध में अपने एक भाई को मारा था, एक भाई जाजो। तो जाजो का युद्ध हुआ, तो जाजो के युद्ध में किसे मारा था, ये जरा याद रखना कि युद्ध हुआ जाजो का। तो यहां पर मुअज्जम, इसका नाम था मुअज्जम, जो ये बैठा बहादुर, मुअज्जम ने किसको मारा था, आजम को। फिर इसके बाद अपने एक भाई को और मारा, एक भाई कौन, काम बख्श को भी, यानी कहा जाए काम बख्श को भी मारकर, अहमदनगर में युद्ध हुआ, काम बख्श को भी मारकर। और कहा जाए बाद में ये अपना राज्याभिषेक कराता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठता है। और कहा जाए सिखों का एक गुरु जो था, गुरु का शिष्य, यानी कि 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो शिष्य था, वो भी बाद में गुरु की उपाधि धारण करता है, बंदा बहादुर। उसको ये पराजित करता है, लेकिन किसी तरीके से बचकर भाग जाता, लोहगढ़ के किले के पास पराजित किया। इसके बाद जहांदार शाह बैठा, जहांदार शाह देखो इसे तो शाह बेखबर, और इसको क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ये बादशाह बना और इसने लाल कुमारी नामक वेश्या को सारी कुछ सत्ता उसी को हाथ में दे रखी थी, उसके परिवार वालों को, यानी कि अब जो भी डिसीजन लेते थे वो और उसके परिवार के लोग मिलकर डिसीजन करते, तो ऐसे ये लंपट मूर्ख थे ये। और कहा जाए इसी वजह से इनका मात्र 1 वर्ष ही शासन रहा था, ठीक, मात्र 1 वर्ष। इसके बाद फारूक सियर ने, यानी कि कहा जाए सैयद बंधुओं की सहायता से इसकी हत्या कर देता और बाद में स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। और इसको कहा जाता है घृणित कायर। क्या कहा जाता है, तो घृणित कायर, ये मिलाने का आएगा, ठीक है, घृणित कायर कहा जाता है। क्योंकि जिस समय बंदा बहादुर को पराजित करता है, पराजित करने के बाद जब बंदी बनाया जाता, उसको मार दिया जाता, मारने के बाद हाथी के पैरों को तले कुचला दिया गया, यानी कि ऐसा किया गया उसके साथ। और फारूक सियर के समय किंग मेकर की उपाधि धारण किसने की थी, सैयद बंधुओं ने की थी। और पहली बार ये आएगा कि एक बादशाह की मृत्यु यानी कि एक वजीर के द्वारा होती है, तो हुसैन इन्हें मार देता है। चूंकि हुसैन के लिए इसने प्लान बनाया था कि सैयद बंधु बहुत शक्तिशाली हो गए थे, किंग मेकर की उपाधि धारण की थी, इसी वजह से उन्हें मरवा देता है, ठीक है, यानी मरवाने के षड्यंत्र रचा। लेकिन हुसैन खुद किसको मार देता है, फारूक सियर। ये बैठे थे गद्दी पर, वो गया इनसे मिलने और गला इनका दाब के मार दिया। तो ये मारे जाते, एक पहली बार किसी वजीर के द्वारा एक बादशाह की मृत्यु होती है, तो फारूक सियर। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह जब बैठा गद्दी पर, तो कहा जाए ये रंगीला के नाम से जाने जाते हैं, रंगीला, यानी कि जैसे इन्हें सत्ता मिली, रंगीला। तो रंगीला ने क्या किया, नाच गाने में मस्त रहने लगे, मदरा दारू में ये मस्त थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि रंगीला,
ये भी पूछा जाता है कि रंगीला के नाम से कौन जाना जाता है, तो मोहम्मद शाह को लगा के आना। और ये मदरा इसी में मस्त रहने लगे, हिजड़ों के नाच अक्सर इनके दरबार में हो रहे थे, तो ये भी चीज याद रखना। इसी के समय नादिर शाह ने अटैक किया था। किसने अटैक किया था? तो नादिर शाह ने जब अटैक किया तो कहा जाए इसके समय अपने भारत में मतलब धरोहर जो थी भारत की एक, वो कोनूर हीरा और नादिर शाह लेकर चला जाता और तख्ते ताउस सिंहासन जिसे शाहजहां ने बनवाया वो भी लेकर चले जाता। अहमद शाह बैठा। अब अहमद शाह तो ये नाम मात्र के शासक थे। आ से अहमद, आ से अब्दाली, यानी कि इसी के समय पहली बार अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था। अहमद शाह अब्दाली, मित्रों याद रखना कि अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किसके समय किया, तो ये चीज याद रखना। आ से अहमद शाह, आ से मतलब अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह के समय, ठीक, तो ये चीज याद रखना। और शासन सत्ता इसकी मां के हाथ में थी। आलमगीर द्वितीय, मित्रों आलमगीर द्वितीय के समय याद रखना कि आलमगीर द्वितीय जब गद्दी पर बैठा तो ये कुछ समय तक इलाहाबाद में रहा, अपनी राजधानी बनाई, यहीं पर रहा। और कहा जाए बाद में ये बुलाया जाता है, यानी कि कौन, रघुनाथ राव, ये लोग बुलाकर इसको पुनः फिर बाद में गद्दी पर बैठाला जाता है। और कहा जाए कि इसी के समय पानीपत का युद्ध भी हुआ था। देखो मित्रों याद रखना कि पानीपत का युद्ध किसके समय हुआ था, तो इसी के समय पानीपत का युद्ध हुआ था, है ना। और बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? बक्सर का युद्ध। फिर इसके बाद शाह आलम द्वितीय बैठता है। शाह आलम द्वितीय तो ये भी बैठता है। बक्सर के युद्ध मालूम ही हुआ है 1764 में हुआ था, ठीक है, तो ये तो इसके समय हो जाएगा। शाह आलम बैठता है, इसे अंधा कर दिया था गुलाम कादिर ने, इसे अंधा कर दिया, इसकी भी हत्या वजीर ने कर दी थी मित्रों, ठीक। फिर इसके बाद अकबर द्वितीय बैठता है। और कहा जाए जब अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठा और कहा जाए इसने जो है उपाधि धारण की थी, अकबर द्वितीय ने किसको, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ये याद रखना। अकबर द्वितीय जब बैठा तो ये बादशाह होने के बाद भी बादशाह जैसी इसकी जो शक्तियां थी सब छीन ली अंग्रेजों ने। अब ये अंग्रेजों का यानी कि क्या हो गया, पेंशन भोगी बन गया। यानी कि एक बादशाह जो अंग्रेजों को पेंशन भोगी बनकर बैठा गद्दी पर, वो अकबर द्वितीय था। अब इसकी इतनी पेंशन कम थी कि इसका गुजारा भत्ता नहीं चल पा रहा था। तब इसने सोचा कैसे मेरा ये मतलब गुजारा भत्ता कैसे सेना रखे। तब उसने राजा राम मोहन से मुलाकात की और उनसे कहा कि मेरा वेतन बढ़वाने के लिए आप आग्रह करो। कहाँ, उस समय लंदन में जाना था। अब ब्रिटेन में वहीं से सब सत्ता चल रही थी अंग्रेजों की, तो वहां पर जब गए हैं ये ब्रिस्टल में, वहीं पर राजा राम मोहन राय की बाद में मौत भी, मृत्यु हो जाती है, लेकिन पेंशन बढ़वा दी थी, पेंशन बढ़वा दी थी। और जैसे पेंशन बढ़वाई तो राजा की उपाधि दी थी। तो ये मित्रों कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी, तो ये भी याद रखना। और पेंशन भोगी बनकर ये रहा। बहादुर शाह द्वितीय के विषय में याद रखना कि रंगीला के नाम, बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर के नाम से, जफर के नाम से क्यों, क्योंकि जफर के नाम से कविताएं लिखता था। इसी के समय 1857 की क्रांति होती है। जब क्रांति हुई तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर था। और कहा जाए वो क्रांति इतनी भयंकर थी कि पूछो मत, इसके 2 बेटे 2 पोते मारे जाते हैं। और ये हुमायूं के मकबरे के पास जिस समय छिपा बैठा था, तो उसी समय यानी कहा जाए इसके मित्र ने धोखे से इसको पकड़वा दिया। इसमें जीनत महल यानी कि इसकी पत्नी का भी योगदान था, क्योंकि अंग्रेजों ने लालच दिया था कि अगर तुम ऐसा कर दोगी तो तुम्हें बहुत धन संपदा मिलेगी। और मित्रों यही कारण रहा कि अपने पति को पकड़ाने में बहुत बड़ा योगदान जीनत महल का भी था। और इसका जो मित्र इलाही बख्श था उसका भी हाथ था, दोनों ने पकड़वाया। लेकिन मित्रों अंग्रेज छोड़ने वाले कहाँ थे, इसे बंदी बनाकर रंगून भेज देते हैं। इलाही बख्श और जीनत महल इनको भी रंगून भेज दिया जाता है। और कहा जाए उसी की कब्र पर वहीं पर लिखा है कि बहादुर इतना बदनसीब है जिसने हिंदुस्तान में सब कुछ इनके दादा परदादा सबने किया, आज इतना बदनसीब कि 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई जो एक कब्र मेरी हिंदुस्तान में बन जाती। तो मित्रों उसकी कब्र कहाँ है, तो रंगून बर्मा में कब्र है। तो आज ये पूरा रहा, आज आपका पूरा समाप्त हो गया। अब आप लोगों क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए
और कल हम लोग पुनः फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।